नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोकतंत्र की बात करने वाले यानी डेमोक्रेसी की, जहां जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लगता है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया। दरअसल स्वीडन की संस्था ने एक सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसके मुताबिक भारत अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं रह गया बल्कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया है, जिसकी स्थिति बांग्लादेश से भी ज़्यादा खराब है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल है, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? भारत में लोकतंत्र नहीं है। सवाल ये भी, आखिर एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही? चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देखेंगे। वंदे जय हिंद, जय हिंद। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, उसके दो सबसे बड़े दलों के दो कद्दावर नेता, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का देश के संविधान पर गर्व करने वाला बयान, तो दूसरी तरफ विपक्ष के युवा और कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का देश से लोकतंत्र खत्म होने का ऐलान। जाहिर है इस मुद्दे पर घमासान मचना, बहस छिड़ना तय है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने की शुरुआत हुई स्वीडन की एक संस्था वी डैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट से, जो ये कहती है कि बीते 5 से 8 सालों में भारत अब एक तंत्री व्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने स्वीडन की इसी संस्था की रिपोर्ट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, जिस पर यह बहस छिड़ गई कि जिस देश को दुनिया भर में उभरते सशक्त राष्ट्र के तौर पर देखा जा रहा हो, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी क्या सोची समझी कूटनीतिक चाल है या सियासी साजिश का हिस्सा? सवाल ये भी, आखिर एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? बहरहाल सवाल तो कई है, लेकिन राहुल के ट्वीट के बाद बीजेपी आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रही है। 100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने जाए तो क्या कहेंगे? जिन्हें लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र को समाप्त करके आपातकाल लगाया, हजारों हजार लोगों को जेल में डाल के कई परिवार तबाह कर दिए, वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो सचमुच में उन पे हंसी भी आती है। भारत में यदि लोकतंत्र नहीं रहता तो किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होती। इमरजेंसी पीरियड में हम सब लोगों ने देखा है कि प्रेस मीडिया से लेकर के क्या आज़ादी रही है, और आज सब बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पूर्ण लोकतंत्र यदि कहीं देखना है तो भारत में है। अब बाकी तो नेताजी का बयान आते रहता है। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी जहां हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेता के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक देश में अराजकता की स्थिति है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, खरीद फरोख्त के दम पर चुनी गई सरकारें गिराई जा रही हैं। इसीलिए राहुल गांधी की चिंता जायज है। केंद्र सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार लोकतंत्र में प्रहार किया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्ती हो रही है, तो इसके बारे में उनकी टिप्पणी थी। लोकतंत्र के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं थी। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में अव्यवस्था का आलम है, इसलिए उन्होंने चिंता जाहिर की है। तय है कि इस मुद्दे पर बहस का दौर लंबा चलेगा। एक तरफ राहुल गांधी की चिंता को सिरे से खारिज करने का सिलसिला है, तो दूसरी तरफ देश की मौजूदा स्थिति पर तंज कसते हुए विपक्ष का राग। बड़ा सवाल ये, क्या वास्तव में देश का लोकतंत्र खतरे में है, और इसे तय कौन करेगा? किसी विदेशी संस्था का सर्वे या लोकतंत्र में भाग्य विधाता कहे जाने वाले देश की आम जनता? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये बहुत बड़ी बहस है कि भारत में क्या लोकतंत्र खत्म हो रहा है या खत्म होने की कगार पर है। राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया है कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, इसके क्या मायने निकाले जाएं?
जैसे राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था उत्तर भारतीय मतदाताओं के बारे में, तो उनके बयान को किस तरह से लिया जाए। उनकी पार्टी के नेता हैं जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, उनका कहना है कि इसको उस तरह से नहीं लिया जाए जैसा उन्होंने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जिस तरह सरकारें गिराई जा रही हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, वैसे ही इसको लिया जाना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके गिरने का जो क्रम चल रहा है उसको लेकर उनका ट्वीट था। खैर, उनके कहने के क्या मायने हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैसे लिया और कांग्रेस उसको कैसे लेती है, उनके नेता हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका समर्थन करना उनकी जिम्मेदारी भी है और उनके साथ खड़े होते हुए दिखाना भी उनकी एक मजबूरी है। तो हमारे साथ कांग्रेस से छत्तीसगढ़ से रमेश वर्ल्यानी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हैं, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी हैं और कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी हैं। चारों लोग अपनी अपनी पार्टी के बहुत ही प्रखर नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, विषयों पर अच्छी समझ है। तो सबसे पहली बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर ली जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर जो सत्ताधारी दल है केंद्र में उस पर निशाना साधा है। रजनीश सिंह जी, आप राहुल गांधी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? जैसे मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह हैं, सीएम हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो किया, आपातकाल लगाया और जो बाकी चीज़ें की, उसको लेकर उन्होंने सीधा निशाना साधा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शिरीष जी, ये विषय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक ऐसे पार्टी का जो भारत का सर्वाधिक पुराना पार्टी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इनका नकारात्मक राजनीति और इनका ये नकारात्मक राजनीति सिर्फ ये 6 साल से बौखलाहट में 14 से आए हैं तो साफ दिख रहा है। और आजादी के पहले इनको याद दिला दें, इन्हीं के परिवार के, इन्हीं के नाना जी परदादा प्रधानमंत्री रहे हैं। कश्मीर पे 370 लगाना, 35 से लगाना, 1975 में देश में आपातकाल लगाना और आपातकाल लगा के तमाम तरह की जो लोकतांत्रिक अधिकारों हैं उनका सबका हनन करना, उसका बहुत हद तक उसका सभी को दबाना, चाहे मीडिया हाउसेज हो, राजनीतिक दल हो, कोई बोल नहीं पा रहा था। और ये बात कर रहे हैं भारत में संविधान बनाने वाले जो हमारे लोग रहे हैं, अंबेडकर जी रहे हैं, वो पूरी संविधान सभा रही है, चुपके चुपके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिए 1977 में जब देश में आपातकाल लगा। और ये बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं रह गया। वास्तव में राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, उनके पार्टी में सब लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनको अब डिफेंड करते नहीं बन रहा है कि यदि भारत में लोकतंत्र नहीं है तो कहां लोकतंत्र है। थोड़ा राहुल गांधी जी बताने का कष्ट करें। और वो राहुल गांधी जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्हीं के प्रधानमंत्री, उन्हीं का कैबिनेट का लिया हुआ निर्णय और उनकी मां उस यूपीए की चेयरपर्सन, उनको मीडिया में आके कैबिनेट का निर्णय को फाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे राहुल गांधी से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। और उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही। मुझको लगता है कि देश भी कोई उनको सुनता नहीं है, इसलिए वो ट्विटर पे, अब स्वीडन का कोई पेपर है, उस कितना बिकता है, कितना उसका सर्कुलेशन है, लेकिन इनको तो नकारात्मक राजनीति करना है, चाहे देश की सेना के बारे में हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, तो नकारात्मक राजनीति में लगातार लगे हैं। और 130 करोड़ जनता देख रही है और इनकी राजनीति को आज हस्र जो हो रहा है, आने वाले समय में और इनको बताएगी कि लोकतंत्र भारत में है कि नहीं। तो इनको चिंता भी सिर्फ ऐसा लगता है कि ऐसी प्रकार की नकारात्मक फैला करके हम देश में सहानुभूति पा जाएंगे, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। अब इनको अपनी पार्टी बचाने की चिंता करना चाहिए, अपनी पार्टी में लोकतंत्र की चिंता करना चाहिए। इतना जो बोल पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं, वो लोकतंत्र जीवित है तभी बात कर पा रहे हैं, नहीं तो इनके शासन में हमने देखा है। चलिए रजनीश जी, हमारे साथ रमेश वर्ल्यानी जी भी जुड़े हुए हैं। वर्ल्यानी जी, आपने रजनीश सिंह जी को सुना होगा, उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं और उसके अलावा राहुल गांधी सेना के बारे में बात करते हैं और बाकी संस्थाओं के बारे में बात करते हैं, जिससे देश की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव भी सेट कर रही है जो देश में, कि कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार उन चीज़ों पर सवाल खड़े करते हैं जो देश की अस्मिता से, देश की रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
आपका क्या मानना है जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं, और खासतौर पर उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये भी कहा है आपातकाल आपकी पार्टी के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब है। हालांकि राहुल गांधी ने उसके लिए पिछले दिनों बोला भी कि वो एक बड़ी गलती थी। तो शिरीष जी, अभी मैं रजनीश जी को सुन रहा था, जब हम लोकतंत्र के ऊपर बहस कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि एक एकेडमिक बहस में आना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से आप अपने को बचाव नहीं कर सकते हैं। एक तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कह दिया कि वो 370 लगा के उन्होंने कश्मीर में परेशानी पैदा कर दी। उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी कश्मीर में, कैसे कश्मीर को नेहरू जी ने बचाया है। बिना सोचे समझे केवल आरोप प्रत्यारोप कर देना वो बड़ा उचित नहीं लगता है। जहां तक आपातकाल की बात है, ये हर समय आपातकाल कहते हैं, निश्चित रूप से आपातकाल देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं थी और आपातकाल से कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। इसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1980 में आने के बाद स्वीकार किया था कि आपातकाल ऐतिहासिक भूल थी, और हमारे राहुल गांधी जी ने भी इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त कर दी है कि वो गलत था। लेकिन आज देश में जो अघोषित आपातकाल है वो तो घोषित आपातकाल था, जिसमें प्रेस की आज़ादी के ऊपर सेंसरशिप थी, विपक्ष के नेता जेल में बंद थे। लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है, सारा मीडिया पर नियंत्रण है। नेशनल मीडिया कह नहीं सकता, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, पूरा नियंत्रण है। कोई खबरें देश के आंदोलन की आती ही नहीं है। न्यायपालिका आज खतरे में चली गई है। न्यायपालिका के जो जजेस हैं, रिटायर्ड हैं, वो कह रहे हैं कि न्यायपालिका का ऐसा, यदि इस तरह न्यायपालिका की गरिमा में गिरावट आई तो देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। यानी चीफ जस्टिस जैसे पद पे बैठे हुए लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि न्यायपालिका में वो आज़ादी अब नहीं रही गई। चुनाव आयोग जिसके ऊपर लोकतंत्र के चुनाव की जिम्मेदारी है, वो चुनाव आयोग भी एक पक्षी होते जा रहा है। जिस चुनाव आयोग के एक सदस्य ने नेगेटिव टिप्पणी कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो कहा है वो गलत है, उसके यहाँ सीबीआई और इनकम टैक्स छापा लग गया और इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है हिंदुस्तान में? अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बाकी जगह 1 या 2 दिन 2 चरण में चुनाव हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल को टारगेट किया है तो 8 चरण में चुनाव होंगे। कभी हिंदुस्तान के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? चुनाव आयोग की कभी ऐसी भूमिका रही है? चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को सुनता ही नहीं है। यानी मतगणना के मामले में, या जब मामला आ रहा है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो बैलेट के माध्यम से किया जाए, सरकार भी नहीं सुनना चाहती, चुनाव आयोग भी नहीं सुनना चाहता है। जबकि दुनिया के अनेक देशों में बैलेट से ही अब चुनाव हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में बैलेट से चुनाव हो रहा है। न्यायपालिका ये हो गया, सीबीआई और संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, इनकम टैक्स। वल्यानी जी, आप जितनी सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं यदि ये कहूँ कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसका चरित्र मोर और लेस वैसा ही होता है जैसा मोदी जी जब चूंकि पूरी मेजॉरिटी में है तो वो जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वो एक चुनी हुई सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है वो इस तरह का एक्ट करती है। और ये देश का इतिहास भी कहता है। अकेले केंद्र सरकार की बात नहीं करें या किसी भी प्रदेश की बात नहीं करें, पूरे देश का यदि आप कैरेक्टर उठा के देखें तो चुनी हुई सरकारों का ये कैरेक्टर होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मेयर का चुनाव सीधे होता था। जब कमलनाथ जी सीएम बने तो उन्होंने इस बात को कहा कि पार्षदों के माध्यम से चुना जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हुआ कि पार्षदों के माध्यम से चुना जाएगा। तो इसको कैसा, उसको भारतीय जनता पार्टी भी अपने पक्ष में मान सकती है कि आपने उनकी बात को नहीं माना। ये बात वो बोल सकते हैं कि आपकी पार्टी की जब सरकार आई तो उसने इस जो स्ट्रक्चर था या जो एक स्वरूप था उसको बदल दिया। तो ये तो बहुत आसान है कि दूसरी पार्टी पर आरोप लगा देना। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी का ये कहना कि लोकतंत्र अब नहीं रहा, तो क्या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं ये उन पर भी लागू होता है? नहीं, देखिए, उन्होंने जो लोकतंत्र के ऊपर खतरे बताए हैं ना, एक संवैधानिक सम्मत जो संविधान से चुनी हुई सरकारें हैं उनको यदि गिराने की लगातार साजिश होगी। हम देख रहे हैं गोवा में इनका बहुमत नहीं था, गोवा में कैसे बहुमत लाया गया, पांडिचेरी सरकार को कैसे गिराई गई, इवन दिल्ली और पांडिचेरी सरकार को वहां के राज्यपालों ने काम करने नहीं दिया। यानी और तो और हद हो गई कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महाराष्ट्र के राष्ट्रपति शासन को आधी रात को खत्म कर देते हैं और अंधेरे में सुबह सुबह फडणवीस को शपथ दिला देते हैं वहां के राज्यपाल। यानी राज्यपाल संवैधानिक मुखिया ना होके केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा तो काम कभी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। आपने जिस चुनाव की बात की, ये
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब चुने हुए विधायकों को खरीदार यानी पैसे के दम पे आप खरीद करके आप दल बदल कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं। दल बदल कानून में यदि लागू नहीं होता तो उनसे इस्तीफा दिला दो, यदि इस्तीफा नहीं देते हैं, पैसे से नहीं बिकते हैं, छापा लगा दो। वल्याणी जी, तो लोकतंत्र बचेगा कहां? वल्याणी जी, जो दो तिहाई सदस्यों को जाने वाला जो दल बदल कानून बना, वो आपकी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने जिस तरह से दल बदल कराए थे और जिस तरह से मेयर भी चेंज कर दिए थे पार्टी, उसके बाद ही तो ये स्थिति बनी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका भी मिल जाता है। उनको ये रहता है कि ये सारे काम कांग्रेस कर चुकी है और हम जो ये काम कर रहे हैं, तो वो इसको जस्टिफाई करते हैं ये कहते हुए कि आपने भी ऐसा किया था, आज से चाहे 40 साल पहले किया हो या जब भी बीच में किया हो। और जहाँ जहाँ सरकारें, कांग्रेस ने भी सरकारें गिराई हैं, जो 1990 के आसपास आप जब देखेंगे राम मंदिर वाला मामला हुआ था, उस समय भी सरकारें गिराई गई, 3 प्रदेशों की सरकारें गिराई गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक तर्क होता है बोलने के लिए कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। वो सही है शिरीष जी, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद जो सरकारों को बंद किया गया था, वो एक विशेष परिस्थिति थी। देश ने कभी ऐसा नहीं देखा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री शपथ पत्र दे सुप्रीम कोर्ट में कि कानून व्यवस्था का ढांचा गिरने दिया जाए, उसके बाद गिर जाती है। और जहां तक अजीत जोगी जी की बात है, अजीत जोगी जी ने जो काम किया, तो अजीत जोगी से जो किया है उसका नुकसान तो कांग्रेस पार्टी ने भोगा ना। तो इतिहास में यदि हमने गलतियां किया तो इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास से सबक लीजिए। इतिहास सबक सिखाने के लिए नहीं होता है, इतिहास सबक लेने के लिए है। मान लीजिए हमारे कार्यकाल में गलती हुई है, इसका मतलब यह है कि आप उसी को दोहराना चाहते हैं। वल्याणी जी, पर आप इतने दिन से राजनीति में, आप देख रहे होंगे हर जो व्यक्ति राजनीति में होता है वो इतिहास जानता है, लेकिन वो इतिहास को क्यों दोहराता है ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मध्य प्रदेश से मेरे साथ मुकेश चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वल्याणी जी को भी सुना होगा और रजनीश सिंह जी को भी सुना होगा। राहुल गांधी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो कहा है और राहुल गांधी ने जो कहा है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, एक बात। दूसरा, जो मध्य प्रदेश का घटनाक्रम हुआ है, क्या उसने राहुल गांधी को इस बात के लिए मजबूर किया कि उनको ये बयान देना पड़ा कि चुनी हुई सरकारें या देश में जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण रहा है, कांग्रेस के लिए एक बड़ा पीड़ा का विषय रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, देखिए शिरीष जी, क्या है, वल्याणी जी जो बोल रहे हैं, अब वो उनकी पार्टी की बात है इसलिए वो उसका पक्ष ले रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। बाकी ये भी कितने प्रताड़ित होकर, तथ्यों की बात कर रहा हूं, पार्टी लाइन से केवल बात नहीं कर रहा हूं। समझ सकते हैं कि किस रीति नीति मैं बता रहा हूं। लेट मी स्पीक नाउ। मैंने आपकी बात शांति से सुनी। नहीं, वही सुन रहा हूं। तो मेरा अनुरोध शिरीष जी ये है कि माननीय शिवराज जी भाई साहब ने जो कहा, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कितना इत्तेफाक की बात नहीं है, पूर्ण इत्तेफाक रखते हैं। आई एम टोटली विद दिस स्टेटमेंट। मैं उनके पूरे जो उन्होंने कहा, जो स्टेटमेंट दिया, उसके साथ पूर्णतः साथ हूँ। और ये कांग्रेस की डिक्टेटरशिप करने की शुरू की आदत रही है। इनके जो नेतृत्व रहा है वो सदैव डिक्टेटरशिप के तरीके से काम करता रहा है, अरिस्टोक्रेटिक रहा है, और उनके यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ कभी रही नहीं। और इसी का उदाहरण है कि असंख्य लोगों को बंद किया गया, इमरजेंसी में लोगों को 18-18, 20-20 महीने के लिए निर्दोष लोगों को, निरपराध लोगों को बंद किया गया और डिटेन रखा गया जेलों में, और उनके परिवारों को नष्ट किया गया। अब रही बात, अब जाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं पूर्व में और अभी वर्तमान में छटपटा रहे हैं वापस बनने के लिए, तो उनको अब समझ में आई कि ये गलती हुई। दूसरी चीज, एक विदेशी एजेंसी, अब आप ये देखिए कि इनका, अभी वल्याणी जी कह रहे थे कि साहब अखबार में जो वो छापना चाहते हैं आप छपने नहीं देते हैं, और विजुअल उसमें जो दिखाना चाहते हैं वो दिखने नहीं देते हैं। ये तो आप पर भी आरोप है शिरीष जी, संपूर्ण प्रेस पर आरोप है, संपूर्ण पत्रकार जगत पर आरोप है। भाई, हु इज स्टॉपिंग यू? हु इज स्टॉपिंग द प्रेस? कौन रोक रहा है प्रेस को? प्रेस स्वतंत्र है, थी और रहेगी, और वो वही लिख रही है जो देश में हो रहा है। ये अपनी तरफ से कांग्रेस के लोग, चूंकि ये छटपटा रहे हैं सत्ता के लिए, इनका एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रवाद इनका लक्ष्य नहीं है। राष्ट्र उन्नतिशील हो, राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र विश्व गुरु बने, ये इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य सिर्फ हम सत्ता में कैसे बैठें, हम लूट खसोट कैसे करें,
हम ट्रांसफर उद्योग कैसे चलाएं, हम सारे खदान सारी रेत कैसे चोरी करें। मेरे जिले में ही इनके एक पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने पूरी नदी खोद डाली और उसके बाद नौटंकी और ड्रामा किया नदी बचाओ आंदोलन के रूप में। तो ये जो तरीके हैं इनके, दे आर थीव्स फॉर एवर। ये सदैव चोरी करते रहे और दूसरों पर आरोप लगाते रहे। अब ये बात कहते हैं कि सरकार गिराने की या पलटने की। मेरी जो लोग, माननीय श्री जी एक सेकंड और लूंगा मैं। क्या है कि इनके जो माननीय विधायक गण हम लोगों के साथ आए इस्तीफा देके, आप उनकी कभी पीड़ा सुनना, मतलब वो इतने पीड़ित जब कभी वो व्यक्त करते हैं, जब साथ बैठते हैं तो उनकी पीड़ा सुनिएगा आप कि उनसे मुख्यमंत्री बात नहीं करते थे। तत्कालीन माननीय कमलनाथ जी वो उनसे बात नहीं करते थे, विकास की किसी योजना पर बात नहीं होती थी, कोई काम उनके नहीं किए जा रहे थे। लोग चुन के आते हैं, विधायक चुन के आते हैं, जनता से कुछ वादे करते हैं, उन वादों के बारे में कोई चिंतन नहीं हो रहा था, ना कोई उनसे बात की जा रही थी। अब ये आरोप हमारी पार्टी पर लगाते हैं, हमारे नेतृत्व पर लगाते हैं। आप ये देखिए, जो पार्टी राष्ट्रवाद के लिए सदैव समर्पित रही, जो पार्टी राष्ट्र और राष्ट्र चिंतन के लिए सदैव तत्पर रहती है और उसी पर बात करती है और उसी को सोचती है और वही करती है, उस पार्टी पर सिर्फ अब चूंकि ये सत्ता में आ नहीं सकते हैं, जनता ने इनको पूर्ण रूप से नकार दिया है। जनता, आप ये देखिए कि पहले ये कभी ईवीएम पर दोष देते हैं, जब इनकी सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, इनकी सरकार नहीं बनी तो ईवीएम खराब है। इनकी सरकार बन जाए तो लोकतंत्र बढ़िया है, इनकी सरकार नहीं बने तो लोकतंत्र खराब है। चलिए मुकेश जी के आरोप हैं। और आप शिरीष जी, आप विश्वास करिए जी, आपने जो बातें कही हैं वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस से स्वदेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपने मुकेश चतुर्वेदी जी को पूरा सुना होगा और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो आपकी पार्टी के उस तत्कालीन विधायक थे वो कितने परेशान थे, कमलनाथ जी उनको टाइम नहीं देते थे, उनसे बात नहीं करते थे, और अभी की स्थिति में वो लोग बहुत अच्छी स्थिति में, जैसा कि वो बता रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जो ये बोला है कि देश में लोकतंत्र अब नहीं रहा। शिरीष जी, आप उनको बिठाइए, आप शिरीष जी आप उनको कभी बिठाइए, आप अपनी टीवी पर, वो खुद बताएंगे अपनी पीड़ा और खुद बताएंगे कि आज वो किस स्थिति में है। चतुर्वेदी जी स्थिति में आज जनता को वो बता पा रहे हैं कि हम क्या कर पाएंगे और कर पा रहे हैं जनता के लिए। चतुर्वेदी जी, आपने दो बातें कही, उसका उत्तर मैं दे देता हूं। एक तो आपने कहा कि वो मीडिया पर भी आरोप है और अब मीडिया को उसका जवाब देना चाहिए। मीडिया को मालूम है किस बात का कैसे और कब जवाब देना, एक तो ये। और दूसरा जो आपने कहा कि उनकी पार्टी के जो उस समय तत्कालीन विधायक थे उनको अभी बिठाएंगे तो वो बताएंगे कैसी स्थिति है। तो मुझे लगता है आपकी पार्टी के भी अभी जो विधायक हैं, यदि उनको बिठा देंगे तो वो भी कुछ बताएंगे कि जो लोग इतने साल से उस पार्टी में हैं उनको मंत्री नहीं बनाया, उन लोगों को बनाया जो बाहर से आए हैं। इसका क्या जवाब है? क्या उनका क्या ये दोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हैं? खैर, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, ये हम चर्चा से बहुत ज्यादा डेविएट हो सकते हैं। आपका नहीं है स्वदेश जी, ये आपका विषय नहीं है। मैं स्वदेश जी से सुनना चाहूंगा। ये आपका विषय नहीं है। उनकी कमजोर नस पर हमला कर दिया तो सुनना नहीं चाहते बनाए जी। स्वदेश जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं शिरीष जी, कतई नहीं, कोई हमारी कोई नस कमजोर नहीं। जी शिरीष जी, मैं समझता हूँ आज जो विषय है, तो विषय है आज माननीय राहुल गांधी जी के ट्वीट का। तो ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, राहुल गांधी को तो चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक जो बीडीएम नाम की, आप दूसरे लोगों की आवाज बंद करवाइए तब मुझे आप सुन पाएंगे। शिरीष जी, पीसीआर से अनुरोध करता हूँ कि केवल स्वदेश शर्मा जी का माइक ऑन रखिए। स्वदेश जी, आप अपनी बात कर सकते हैं। राहुल गांधी जी की जो बात है, जिस पर चर्चा हो रही, विषय ये है जी, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है? नहीं, पर ऑन स्क्रीन ठीक जा रहा है। आप अपना सिस्टम चेक करिए एक बार। जी शिरीष जी, अब शुरू करूं? जी हाँ शिरीष जी, अब ठीक है। देखिए, आज जो हमारी चर्चा हो रही है ये राहुल गांधी जी के ट्वीट पर हो रही है, और ट्वीट क्यों किया गया है ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल लेकर मीडिया आई है, तो जवाब भी देते हुए बिल्कुल हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मुद्दे पर आपने चर्चा की, और इस चर्चा में सारे जो भाग लेने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं सभी विद्वान हैं, सभी इस बात को समझते हैं कि ये जो स्वीडन की बीडीएम नाम की संस्था है, ये लोकतांत्रिक देशों पर
सर्वे करती है और सर्वे करके उसकी रिपोर्ट उजागर करती है। तो बीडेन का नाम की कंपनी ने जब रिपोर्ट उजागर की तो अब तक 2014 तक हम भारत के लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते थे कि विश्व में हम सबसे अच्छे लोकतांत्रिक देश कहे जाते रहे हैं, लेकिन 2014 से इसका ग्राफ गिरना शुरू हुआ और ग्राफ गिरता 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 आज यहां तक पहुंच गया है। ये चिंता उजागर की है और उनको चिंता भला क्यों ना हो। आपने ये देखा होगा जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 के चुनाव में आए तो चुनाव कैंपेन में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, मतलब उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए। उनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र में, संविधान में ये व्यवस्था है जितनी महत्वता सरकार की होती है कमोबेश उतनी ही विपक्ष की होती है। विपक्ष बहुत आवश्यक है, अगर विपक्ष की आवश्यकता ना होती तो हमारी सरकारों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इनके दो बड़े वरिष्ठ नेताओं को सांसद नहीं बनाया होता, क्योंकि विपक्ष नहीं था तो सरकार नहीं चलती। सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष की आवश्यकता होती रही है। अभी आप बात करते हैं तो राहुल गांधी को चिंता क्यों ना हो। जब देखा आपने, अगर किसी पत्रकार ने सरकार की किसी गलत योजना का, गलत निर्णय का अगर विरोध किया और जनता की आवाज उठाने का काम किया तो 67 पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। 67। अगर किसी छात्र ने छात्रों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया तो उनको देशद्रोही करार दिया गया। अगर आज देखिए हमारा देश 70 से 75% कृषि पर आधारित है और हमारे किसान जो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं तकरीबन 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। लाखों किसान दिल्ली के आसपास अपने परिवारों को लेकर बैठे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय या सरकार की दिमाग में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब बात करते हैं हम किसकी, मध्य प्रदेश की बात तो आपने सुनी ली, चर्चा हो ली कि जनादेश कांग्रेस को चुनी सरकार को गिरा देना, जहां जिस राज्य में आपकी 2 सीटें, देखिए सीरीज जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। जिस राज्य में इनकी 2 सीटें हुआ करती थी वहां भी ये सरकार बना लेते हैं। ये रात को अंधेरे में भी महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिला लेते हैं, किसी को पता नहीं होता है, जबकि ऐसा होता कहीं भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और सर्वे की स्थिति रिपोर्ट जो आई ना, जो जिस पर हम बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो जो कट्टरवादी देश है पाकिस्तान जैसा फिसड्डी देश, हम उसके बराबर में आकर उस रिपोर्ट के अनुसार खड़े हो गए हैं। ये दुख का विषय है, ये तकलीफ का विषय है। अब इन्होंने क्या किया, पूरी बात समझ में तब आ जाएगी। माननीय प्रवक्ता महोदय हमारे भाई हैं मुकेश चतुर्वेदी जी, वो भी सुन लें। सच ये है कि ऊटा में इन्हें संशोधन किया माननीय अमित शाह जी ने 2019 में। ऊटा में संशोधन करके इन्होंने क्या किया कि जो ऐसी व्यवस्था की, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की सहमति के बिना, सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज उठाता है तो सरकार उसको बंद करने का काम करेगी और बिना किसी मुकदमा दर्ज किए 180 दिन के लिए उसको हवालात में बंद करने का अधिकार सरकार को होगा। अब इस तरह की स्थिति हो गई है। आईपीसी की बात अगर हम करें, आईपीसी सेक्शन 124 जिसे राष्ट्रद्रोह कहते हैं, उसमें वकील हो, शिक्षक हो, छात्र हो, पत्रकार हो, इन सबको राष्ट्रद्रोह में डाल करके जेल में डालने का काम कर रही है। अब स्थिति ये हो गई है, भारत, रसिया और तुर्की 3 देशों में पत्रकारिता सुरक्षित नहीं रह गई है रिपोर्ट के अनुसार। ये हम नहीं कह रहे, रिपोर्ट कहती है। संवैधानिक संस्थाओं पर इतना दबाव है, जैसा कि पहले पूर्व प्रवक्ता हमारे कांग्रेस के बरलियानी जी बता चुके हैं। मैं और बता दूं कि जब से देश आजाद हुआ और लोकतंत्र कायम हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, ना सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने आकर के प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी सुरेश जी, कभी भी वो सारे घटनाक्रम स्वदेश जी, न्यायाधीशों ने स्वदेश जी, वो सारे घटनाक्रम हमने देखे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से चिंता जाहिर की है, ये चिंता जाहिर की है कि उन्होंने वर्डिक्ट दिया है? पहली बात तो ये आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, चिंता जाहिर करना, हम भारत के नागरिक हैं, भारत की स्वतंत्रता, और उसके लिए सुनिए, और उसके लिए एक विदेशी एजेंसी का सहारा लेना, में अपने, देखिए बात ये सहारा लेना नहीं है, वो एक सर्वे की संस्था है, पूरे विश्व भर का सर्वे करती है। वो हमारा अकेला नहीं करती है, विश्व के जितने लोकतांत्रिक देश हैं उनका सर्वे करती है। वो सर्वे में हम पाकिस्तान के बराबर फिसड्डी खड़े हो गए। आप यहीं से सोच लीजिए, किसानों का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और अमेरिका की लोकसभा तक में मुद्दा उठाया जा रहा है। चलिए एक लास्ट सवाल और करूंगा आपसे, पता नहीं है दिल्ली के आसपास स्वदेश जी, मैं एक सवाल और करूंगा आपसे। उसका ये जो ट्वीट है, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है या सत्ता पाने के लिए है?
ये किसकी लड़ाई है? लोकतंत्र की लड़ाई है कि सत्ता की लड़ाई है? देखिए, सत्ता की लालसा देखिए, लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई, कांग्रेस में रहने वाले लोगों ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। ये देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देते आए। कुर्सी का लालच हमें कभी नहीं रहा। हम जनता के साथ, जनता के लिए काम करते हैं। हमें कुर्सी की लालसा होती तो जो काम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया वो हम कर सकते थे, माननीय कमलनाथ जी भी कर सकते थे, लेकिन हमें कुर्सी की तमन्ना नहीं है। कुर्सियां तो आती हैं, जाती हैं। इनके ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, हमें ध्यान रखना है अपने भाईचारे। वल्याणी जी, ये रिपोर्ट है, इसमें एक खास बात कही गई है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है 2014 से, उसके बाद हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यदि इस रिपोर्ट की इस बात को सच माना जाए तो आपकी पार्टी ने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व को अख्तियार कर लिया। मध्य प्रदेश का चुनाव देखें या फिर छत्तीसगढ़ में सरकार का एक रुख देखें, राम वनगमन पथ को लेकर, कौशल्या माता का मंदिर, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जिस तरह से हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं, उसके अलावा आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका अलग अलग मंदिरों में जाना और उनके बाकी जो अभी के दौर में उनका जो व्यवहार और आचरण देखने में आया, वो एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस की लाइन कभी नहीं रही है, पिछले 10-20 सालों में नहीं देखने को मिला वैसा। देखिए शिरीष जी, कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत की तो उन्होंने देश में ये पाया था कि देश निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा विभाजित है। यानी हिंदुओं में भी जाति व्यवस्था के चलते विभाजन था और हिंदू और मुसलमान अलग अलग था, वो अंग्रेजों की साजिश थी। तो महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुसलमान की एकता की स्थापना की और हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था की बुराइयां थी, जो दलितों को अलग थलग किया गया था, उनके बीच भी जन जागरण करके सामाजिक सुधार करके लाने का काम किया। और इसीलिए हमारा भारतीय संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। हमने कभी भी हिंदू और मुसलमान के आधार पर चुनाव की राजनीति को प्रभावित करने का काम नहीं किया है। लेकिन 2014 के बाद जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने सामुदायिक ध्रुवीकरण किया, उसके लिए क्या किया उन्होंने, कभी गाय का मामला, कभी लव जिहाद का मामला, यानी इस तरह के मामले करके हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम किया है। और उसी का नतीजा यह है कि उनको कुछ उसका राजनीतिक लाभ भी मिला है। लेकिन इससे राजनीतिक लाभ तो आप ले सकते हैं, लेकिन इसका देश को बड़ा नुकसान होता है। यदि देश की जनता को आप बांटने का काम करेंगे तो इसके लिए देश की एकता अखंडता पे आगे चल के खतरा बनाएगा। जहां तक आप सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार यह प्रयास किया गया कि जैसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, उसके आचरण में, उसके कर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ये भाईचारा और सर्वधर्म समभाव के भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में सुधार करना पड़ा कि हम हिंदू मंदिरों में भी जाते हैं, गिरजाघर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी नेता बता दीजिए कभी वो मस्जिद या गिरजाघर में गए होंगे। देखिए, धर्म जो है वो आपका निजी विषय है। आप घर में हिंदू हो लेकिन घर की चौखट से बाहर निकलते हो तो भारतीय हो, वही राष्ट्रवाद है। इनका राष्ट्रवाद अलग है। और सबसे दुखद मेरे को यह लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, यानी राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी को उन लोग सिखाएंगे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ देश की गुलामी से जो आजादी का आंदोलन था उसके साथ गद्दारी की उन्होंने, वो हमको राष्ट्रवाद का सबक सिखाएंगे। चलिए, गद्दारी की बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन आपने जो कहा कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों को बांटने का काम किया, आपको नहीं लगता आपकी पार्टी के कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने लगातार एक ऐसी लाइन ली जो कांग्रेस की लाइन के भी खिलाफ थी और जिसके कारण आपकी पार्टी को नुकसान हुआ? आप उन नेताओं के बारे में जानते हैं। उन नेता का नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों का ये मानना है कि वो ऐसे कोई नेता हैं जो लगातार उन विषयों पर बयानबाजी करते हैं या बयान देते हैं जिससे बहुसंख्यक समुदाय आहत होता है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की कुछ गलतियां की हुई होंगी, लेकिन मेरा यह मानना है कि देश में जो भी कमजोर वर्ग है, चाहे किसी जाति का है, उसको भी आपको आर्थिक और सामाजिक ढांचे में ऊपर लाना पड़ेगा। अब यदि उनको आप विशेष सुविधाएं देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप उसका तुष्टीकरण कर रहे हैं। आज देश के नौकरियों में या रोजगार में या उद्योगों में किस किस समुदाय की क्या स्थिति है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे समाज के किसी धर्म के लोग हों,
उनको उठाने का काम हर सरकार को पर करना। वरल्यानी जी, यदि इतने साल तक कांग्रेस ने देश में शासन किया और वो वर्ग उधर तक नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से हम कहाँ इस जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उस वर्ग को उठाने का काम करते हैं तो उसके लिए हमको आप तुष्टीकरण वाले कहने वाला अधिकार आपको नहीं होता है। आप जनता को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करना किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं है। चिंता का विषय ये है। चलिए, हमारे साथ रजनीश जी भी हैं। रजनीश जी, जो आरोप वरल्यानी जी का है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित कर रही है, इसके कारण कुछ लोगों का उस तरफ रुझान बढ़ रहा है, आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है जो रिपोर्ट में भी है कि हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है? देखिए शिरीष जी, मैं वरल्यानी जी को और कांग्रेस के हमारे मित्र हैं उनको बहुत देर से सुना हूं, और वरल्यानी जी को आपने बहुत समय भी दिया है। थोड़ा सा समय लूंगा। मैंने शुरू में जब कहा था तो जो संविधान है भारत का वो अभी भी रखा है मूल रूप से, और सभी के उसमें हस्ताक्षर है जो संविधान सभा में थे। वो मूल संविधान आज भी देखिए, और जब बाद में इसको छपा करके सरकार जब जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, जब इसको हम अपने पढ़ने के लिए अपने संविधान को लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज इन्होंने संशोधन किया है, क्या क्या चीज उसमें से गायब कर दिया है, उन चीजों पे जाएंगे, बहुत समय लगे। लेकिन एक बार जरूर पूछिएगा इनसे कि उसमें क्या क्या हुआ है और कैसे उसको कर दिया संविधान में। दूसरी बात, ये जो बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज आ गए, ये नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले थोड़ा बताएं तो कि साहबानों वाले फैसले को किसने बताया? 3 तलाक के खिलाफ में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि छात्र आंदोलन, जरा उस छात्र आंदोलन के बारे में बताएंगे कुछ। छात्र आंदोलन में छात्र के किस किस हित के लिए, किस मांग के लिए वो जो अपने आंदोलन कर रहे थे? अरे ये करपात्री महाराज जी का गौ की बात अभी कर रहे हैं। 67 में जो गोली चला के संसद भवन के सामने हजारों को गोली मरवा दिए थे, ये हमको बताएंगे। अन्ना आंदोलन को रातों रात उखाड़ के फेंकने वाले, ये हमको बताएंगे कि देश के लोकतंत्र खतरे में। अभी ये बोल रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब हमारे भाई हैं। अरे इनके प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस देश के संसाधनों में पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और ये बड़ी बड़ी बात बताने जा रहे हैं। उनका भी हक है। नहीं, पहला हक है। पहला नहीं कहा। मनमोहन सिंह जी का बयान को देख लीजिए। वरल्यानी जी का बयान को देख लीजिए। मैं मोदी जी का नहीं बोल रहा हूँ, आपके प्रधानमंत्री। हाँ, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का भी अधिकार है। आप तो अल्पसंख्यकों को इंसान ही नहीं मानते हैं। पहला हक ऑन रिकॉर्ड। अरे भाई, ऑन रिकॉर्ड लाइव। आप तो कोरोना के लिए भी मुसलमान दोषी है चला रहे थे। आप तो वरल्यानी जी, मैं कोरोना के लिए मुसलमान ही दोषी थे। नहीं, सुन लीजिए, आप तो हर बात में मुसलमान ही दिखता है, और आप उसको गलत सिद्ध करके बताइएगा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने कहा था संसाधनों में। चलिए वरल्यानी जी, रजनीश जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। वरल्यानी जी, यदि आपकी बात को भी सही मान लिया जाए तो ये बताइए कि मनमोहन सिंह जी को ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी थी? शिरीष जी, किस संदर्भ में कही गई बात, उसको पूरा बैकग्राउंड को देख लेना चाहिए। एक अल्पसंख्यक सम्मेलन था, उसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यक समुदाय का भी अधिकार है। और क्या अधिकार नहीं है? अधिकार तो है संविधान में, लेकिन ये बीच कह दिया तो ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर दिया। हमारे देश के दुश्मन तो नहीं है, दुश्मन है उन लोग। अरे पोल, इतना पोल है, अधिक जब देश का बंटवारा हुआ उस समय से आप वहां से हिंदुओं की लाश आ रही थी। अरे यार, ये मुसलमान बहुत करके कितने दिन पहले आओगे? आप बोल रहे थे आप बेरोजगारी भी बात नहीं करते हो, महंगाई पे बात नहीं करते हो। बिल्कुल करते हैं, महंगाई पे बात ऐसा कर रहे हैं। 15 लाख लाने के ऊपर बात नहीं करते, मुद्दों की राजनीति नहीं करोगे। जो विकास के आप मुद्दों की राजनीति करो ना। और मोदी जी भूल गए 15 लाख रुपए के बारे में बोल रहे हैं, आप काला धन लाने के बारे में भूल गए। नोटबंदी से परेशानी है, देश का अर्थतंत्र खत्म हो गया, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है। पार्टी जीएसटी से पूरा देश का व्यापार खत्म हो गया, उसमें बोलते नहीं है। लोकसभा में भी विकास के मुद्दे पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस का जवाब देने की स्थिति में नहीं है आपके प्रधानमंत्री। देश के 130 करोड़ वरल्यानी की बात करते हैं। रजनीश जी, वरल्यानी जी एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जीएसटी कारण पूरा व्यापार चौपट हो गया और देश में जो स्थितियों के बारे में आप बता रहे हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों मिल रहा है? ये क्या आपकी पार्टी ने इस पर कोई चिंतन किया, कोई आपका ऑब्जर्वेशन है, कोई आपने सर्वे कराया?
देखिए, देश का जो माहौल बनाया गया है ना शिरीष जी, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चल रहा है। उस ध्रुवीकरण का लाभ इनको मिल रहा है और जनता के जो असली मुद्दे हैं चुनाव टाइम गायब हो जाते हैं। पर पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी क्यों जीती इतने बड़े बहुमत से? देखिए, 70 सीटें आपकी पार्टी को मिली हैं। इसका 15 साल से लगातार रमन सिंह की सरकार थी। 15 साल में जिन्होंने वायदा खिलाफी की, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खूब बनी थी। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सड़क से लेकर विधानसभा में आंदोलन किया। तो ये सब तत्व मिलके हमको सरकार में लाने के लिए जनता ने फैसला किया। क्या है अभी मोदी जी से लोगों का मौका होना शुरू हो गया है। आने तो देखिए, आप कितने दिन लोगों को झांसा देंगे? आखिर लोगों की बेरोजगारी को मिटाना पड़ेगा, महंगाई से निजात दिलानी पड़ेगी। ये मुद्दों पर जनता आएगी। कितने दिन भ्रम करेंगे? दूसरे दिन सरकार की। अरे पांडिचेरी में आपके गवर्नर ने क्या किया? केजरीवाल को काम करने दिया क्या? मेरा सवाल स्वदेश शर्मा जी से है। शर्मा जी, राहुल गांधी का जो ट्वीट है, ये क्या उन सब चीज़ों की पीड़ा है जो कांग्रेस को लगातार असफलता मिल रही है और उनको व्यक्तिगत रूप से भी, जैसा अमेठी में चुनाव परिणाम हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में आपकी चुनी हुई सरकार का जाना हुआ और दोबारा से जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, बड़े मतों के अंतर से जीत हासिल की, और उसके बाद भी अभी जो सर्वे आए हैं, चुनावी सर्वे, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कांग्रेस की स्थिति जो है वो कुछ खास दिखाई नहीं दे रही। क्या इन सब चीज़ों का ये परिणाम है, मिला जुला स्वरूप है, जो इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक विदेशी एजेंसी के जो सर्वे है उसका सहारा लेके किया है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुरेश जी। विदेशी एजेंसी को विदेशी एजेंसी कह करके ऐसा ना किया जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेशी चश्मा लगाते हैं, विदेशी पेन लगाते हैं, विदेशी घड़ी पहनते हैं। अगर विदेशी कोई संस्था ने सर्वे किया है तो लोकतांत्रिक, सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए किया है। अगर, और हम देख भी रहे हैं, हमारे सामने है, हम देख रहे हैं हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर कितनी ब्रेक लग गए हैं। आज यूटीटी प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, तो ये एक उस इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2019 लेकर आ गए हैं कि आप अगर कंटेंट आपने डाल दिया है और सरकार को मंजूर नहीं है तो आपको हटाना पड़ेगा। अगर पत्रकारों ने आवाज उठाई तो पत्रकारों को, 67 पत्रकारों को राष्ट्रद्रोह में जेल की सजा खानी पड़ी। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है। अब जो किसान आंदोलन की बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि हम अन्नदाता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, हम अन्नदाता का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय चिल्लाते रहे कि हम किसानों को उनकी लागत से दोगुना दिलाने का काम करेंगे। आज जो काले कानून लेकर आए हैं, पूरे देश का किसान उद्वेलित है, खलबल मची है। राज्यसभा चुनाव का कांग्रेस चुनाव का नहीं सोचती। अभी हाल ही में पंजाब में नगरीय निकाय चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जनता इनको मंजूर नहीं कर रही है। और आप बताइए, जिस देश में ईवीएम बनाई है उस देश ने भी ईवीएम नहीं चला रही है वो। आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मन हो, कहीं भी हो, अब आप देखेंगे ईवीएम से चुनाव नहीं होते। अमेरिका जैसे बड़े देश में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। देश की बात करें भारत की, तो भारत में भी 22 राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी जनमत पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, तो इनको क्या हर्ज है, क्या गुरेज है, ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसे ईवीएम से चुनाव कराना जरूरी हो। बहुत सारी चीजें हैं। स्वदेश जी, आपने बहुत सारी बातें की हैं। संवैधानिक संस्था है, वो खतरे में है। मेरे साथ मुकेश चतुर्वेदी जी भी हैं। चतुर्वेदी जी, आपने पूरी बातें सुनी होंगी। उनका कहना है कि जो ईवीएम से वोटिंग है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, सीधे तौर पर आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया। एक छोटा सा उत्तर चाहूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास समय कम है। अब वैसे भी आपने समय मुझे कम ही दिया था, लेकिन चलिए शिरीष जी, थैंक यू। आपकी पार्टी के यहाँ पर रजनीश सिंह जी है, उनको पर्याप्त कह रहा हूँ, स्वदेश जी जो कह रहे हैं, पहले इन्होंने, चलिए, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वदेश जी बार बार कह रहे हैं कि छात्रों पर देशद्रोह का आंदोलन, जो छात्र ये चिल्लाएं कि भारत, और उन्होंने 67 पत्रकारों का भी उल्लेख किया राजद्रोह का। आप क्या करेंगे? दूसरा, महाराष्ट्र में क्या किया है शिरीष जी, थोड़ा पूछिएगा। महाराष्ट्र में, हाँ, उन्होंने उल्लेख किया, नाम नहीं बताए। मैं नाम बता देते तो मैं ये भी बता देता उनका क्या राजद्रोह था, ये भी बता देता। एक तरफ से विरोधवादी है, दूसरा भी वो कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इतने सारे। अब मेरी बात सुन लें, चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए। चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए। चैनलों पर बहस होती है, सब अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। ये भी यहाँ बैठ के अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र नहीं है? ये इस तरह की झूठी बातें करना। दूसरा, इनका लोकतंत्र है 2G घोटाला, कोयला घोटाला,
कॉमनवेल्थ घोटाला और जितने भी घोटाले हों वो इनका लोकतंत्र है। इनको लोकतंत्र और सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम घोटाले करें, इनकी पार्टी घोटाले कर सके, इनकी पार्टी देश का पैसा ले जाकर स्विस बैंकों में जमा कर सके। ये सदैव से चलिए मेरा कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया है। चिंता की बात यह है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत के साथ ये तमगा लगा रहना चाहिए और लोकतंत्र हमेशा चमकता रहना चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।